आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, जनरली क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और हमने देखा था कि भाई वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में दो आपको आंसर्स मिलते हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा है आपको। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वैक्टर। अच्छा, ये वैक्टर है एक। ठीक है, इसका प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर मिल रहा है। अवेयर थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये आपके पास थीटा दिख रहा है, वेक्टर ए एंड बी के बीच में जो है ये एंगल है थीटा, ये आपको दिख रहा है। और एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी कि एन जो वेक्टर है, ये इस फिगर में आपको क्लियरली विजिबल है कि ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ये प्लेन इसीलिए आपको दिखा रखा है भाई, ये आपका एक प्लेन है ना, दिख भी रहा है बड़े आराम से। तो ये आपका प्लेन है। अच्छा, वैसे अगर आपको बनाना हो तो आप नॉर्मली भी बना सकते हो भाई। ये आपके पास ए है, लेट्स से ये बी है, लेट्स से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो यहां पे आपका जो है ए क्रॉस बी मिलेगा, और ये यहाँ पे आपका एक एन कैप होगा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और प्लेन भी दिखाना हो तो भाई इसको आप थोड़ा सा पैरेललोग्राम बना दो, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये आपका प्लेन हो गया, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। अच्छा, अब बात ये हुई कि ये जो हमारा एन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन बेसिकली राइट हैंड रूल से आएगी। आप तो क्या करें, आप ए की डायरेक्शन में अपना हाथ रख दें। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब आपको ऑल्दो मैं वीडियो में देख रहे तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, पर ये आप देखिए आपके हिसाब से अपोजिट साइड होगी। तो जो आपके पास फिगर है उसके ऊपर आप अपना हाथ रखिए और उसके बाद उसको बी की तरफ घुमाइए, कर्ल करिए। तो जिस डायरेक्शन में आपका ये अंगूठा होगा, देखो ये ऊपर को आ गया ना, तो ये अंगूठा से आपको बता रहा है कि भाई इसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर बनाइए, उस पे एक वेक्टर ए पे अपना हाथ रखिए और उसको घुमाइए, कर्ल करिए उसको। तो अब बी की साइड में बी तक लेके जाइए, तो आपका जो अंगूठा जो डायरेक्शन दे रहा होगा वही आपकी एन कैप की डायरेक्शन होगी। और इसीलिए अब देखो, आप जब ए क्रॉस बी कर रहे होगे और बी क्रॉस ए कर रहे होगे, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर मैं बी क्रॉस करूं तो बी के ऊपर मैं हाथ रखूंगा तो मेरा डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो मेरा अंगूठा क्या है, नीचे को जा रहा है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और इसीलिए हम बोलेंगे हमेशा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है चेंज होगी। बाकी दोनों चीजें तो चेंज होंगी होंगी नहीं भाई। मॉड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये तो सेम ही रहेगा, है ना। साइन थीटा थीटा भी सेम रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा, अब जरा सिग्निफिकेंस सोचे भाई, ए क्रॉस बी की सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि अगर आपको एक प्लेन में अगर दो वेक्टर पड़े हो आपके पास, तो उनके अगर परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना हो तो आप क्या कहोगे, तुरंत ए क्रॉस बी कर दोगे। तो ये याद रखना। तो ए क्रॉस बी आपको क्या दे रहा है, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे रहा है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, जिसका की पोजीशन वेक्टर आपको ए दे रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा पी एंड आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा क्यू। तो आपको ऐसा लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो और ए से पास हो रही हो। तो अब देखो, जब हमने लाइन की इक्वेशन डिस्कस की थी शुरू शुरू में, तो हमें पता था कि अगर लाइन की इक्वेशन ये रहती है तो वो इस पॉइंट इस पी वेक्टर के अलोंग होगी, है ना। और ऐसे ही ये वाली दूसरी लाइन जो है वो क्यू के अलोंग होगी। तो अब जैसे ही हमें ये दो मिले, तो इन दोनों के क्रॉस से हमें ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और वो जो है
वो वेक्टर मिल गया हमें इन दोनों के क्रॉस से, तो और वो अगर ए से पास हो रही है वो लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है इन दोनों के पी और क्यू के, तो उसको हम कैसे लिख देंगे? बहुत सिंपल ही आराम से हम क्या लिखेंगे, पहले तो भाई इन दोनों का क्रॉस कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास P क्रॉस Q, ठीक है ना। ये तो इस इन P और Q के परपेंडिकुलर मिल गया आपको, ये वेक्टर मिल गया, और हम क्योंकि A से पास हो रहा है तो A प्लस अब यहाँ पे हम म्यू टाइम्स कुछ कर देंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको जैसे बोला था कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना है तो आप तुरंत क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, mod of A, या magnitude of A is 4, magnitude of B is 2, and the angle between vector A and B is pi by 6, then A cross B square is equal to, तो याद करो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फिर से लग गई हमारी, तो वो क्या होगी, A cross B squared is equal to same as A square A plus B मॉड्यूलस इनका और उसका स्क्वायर हो गया, और A क्रॉस B अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा और होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और देखना, जब भी आपको A क्रॉस B लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास A क्रॉस B होता है वो होता है साइन थीटा इंटू एन, ठीक है, एन कैप। अब जैसे ही आप इसका मॉड्यूलस लोगे या इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एन का मैग्नीट्यूड तो गायब हो जाएगा क्योंकि वो 1 होता है ना, तो ये बेसिकली आपके पास रहेगा। तो ये चीज थोड़ा आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। अब यहां से देखें इनका दे और इनकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, तो 4 इंटू 2 इंटू साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर, यानी कि पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ 4, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 16। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो एक प्रॉपर्टी तो सबसे पहले मैंने आपको बताई दी, वो क्या थी कि भाई A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है, और उसका रीजन क्या था कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो अब देखो क्या होता है, A क्रॉस B हमारे पास होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा एन, एन कैप, ठीक है ना। और एन कैप क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B या बोथ A एंड B। तो अब अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मेरा मॉड ले लूंगा मैं, तो मॉड से ये एन कैप जो है गायब हो जाएगा आपका, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, A क्रॉस B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। अच्छा जी, अब आप एक चीज और सोचो कि अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट से A डॉट B डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, और उसका होल स्क्वायर है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये चीज मिल गई आपको। तो अब यहां से अब आप देखो कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिलेशनशिप डेवलप होता है, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, पर फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई ये एक रिलेशनशिप तो है इसमें। अब देखें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन
ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना हो तो वो क्या होगा, एन कैप। और एन कैप के अभी हमने देखा था कि ए क्रॉस बी ओ ओवर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। और साथ में एक प्लस माइनस और लगेगा। प्लस माइनस क्यों लगेगा? प्लस माइनस भाई इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास दो वेक्टर मिलेंगे ना। जैसे आप अपनी कॉपी देखो, अपनी कॉपी पे अगर आप वो अगर उसको प्लेन मान लें तो उसमें अगर आप एक पेन रख दोगे तो क्या होगा, एक पेन बिल्कुल एक तो ऊपर दिख रहा होगा और एक एग्जैक्टली आप उल्टी नीचे की डायरेक्शन में भी रख सकते हो, तो इसलिए आपको दो वेक्टर मिलते हैं। तो बस हमेशा ये याद रखना कि आपको दो वेक्टर मिल रहे होंगे ना। और वो तो क्लियर ही है भाई, एक वेक्टर मान लीजिए ये है और ये एक और वेक्टर नीचे की डायरेक्शन, उसके बीच में हमारा कहीं प्लेन होगा, है ना। तो बस इसलिए है, आपके कॉपी के ऊपर नीचे एक एक पेन रख के देख लो, आपको दिख जाएंगे भाई दो वेक्टर होंगे, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होंगी, इसलिए जो साइन है प्लस माइनस लग गया। अब जरा एक चीज देखो, ये होती है लेग्रांजेस आइडेंटिटी, ठीक। और इसको क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी लेग्रांजेस आइडेंटिटी होती है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हार्डली कभी पूछा जाएगा इसका ना। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रखना है। हम चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पर आई डोंट थिंक कि इसको करने की जरूरत है, ठीक है जी। करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो बड़े आराम से भाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए डॉट बी उसका स्क्वायर निकालोगे तो बेसिकली होता क्या है, ये भी आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये आपको दे रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दे रहा होता है ना। अब मैं ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बेसिकली स्क्वायर्स है ना। तो ऐसा हमने कई बार देख लिया है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया प्रूफ, है ना। बहुत सिंपल सा है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो वैसे लेग्रांजीज के ऊपर। प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और ये आपको दे रखा है ए क्रॉस आई कैप उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस ऐसे ही ए क्रॉस बी कैप मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस ए का ए वेक्टर क्रॉस के कैप, सॉरी ये बी नहीं होगा, आई जे होगा, ये जे कैप प्लस ए वेक्टर इंटू के कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लेग्रांजीज लगा दूं तो ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर क्या देता है, ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आई कैप स्क्वायर माइनस ए डॉट आई कैप और स्क्वायर। अच्छा, आई कैप स्क्वायर तो 1 दे देगा आपको, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ए ये है आपके पास, और अगर मैं इसका डॉट आई कैप करूंगा तो क्या होगा, बस ए1 बचेगा यहाँ से और उसके ऊपर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए1 स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं जे के साथ करूंगा तो, अच्छा मैं इसको साइड में रख देता हूँ जरा सा और फिर हम फाइनल चीजें लिख पाएंगे, है ना। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही क्या हो रहा होगा, यहाँ से आपके पास क्या रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस ए1 स्क्वायर प्लस जब यहां से लेंगे तो फिर क्या रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस ए2 स्क्वायर, और फिर यहां से आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस ए3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 3a² माइनस ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखो यहां से ये क्या दे रहा होगा, ए स्क्वायर, अगर मेरे पास ये ए है तो इसका मैं ये चीज जो है बेसिकली ए का स्क्वायर लिखा है, मॉडुलस ऑफ ए, है ना। तो ये 3a² माइनस ए स्क्वायर हो गया, यानी कि ये
2a² हो गया। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत क्लियर है भाई, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और a क्रॉस b हमें पता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा होता है ना, और साइन थीटा जो है 0 हो गया, तो सारा का सारा 0 हो गया। तो इसलिए ऐसा आंसर आ रहा होगा आपको। तो बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 होता है, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, ये तो हमने बहुत किया है। तो बस ये चीज याद रखना। सिमिलरली अगर मान लीजिए ए क्रॉस ए हो तो इसका भी क्या होगा, इसमें एंगल 0 हो जाएगा, एंगल 0 होते इसका आंसर भी 0 आ रहा होगा। अच्छा, अब ये सिक्स प्रॉपर्टी लिखी है, ये तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपको पता ही है ना, वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बस इसमें ये है कि आपको इसका जो है ऑर्डर ध्यान रखना है कि ऑर्डर यही है ना, ए पहले है तो ए हर बार पहले ही आएगा, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों, जैसे ही अगर आपने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखा, साइन का फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए ऑर्डर का आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, और देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक, तो ये चीज थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली ये इसके ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बाद में करेंगे हम, बस फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें। अच्छा, आप देखो, आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। भाई सिंपल सी बात है, एंगल कितना है, 0 है ना, आई और आई के बीच में, आई और एंगल 0 होते ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 हो जाता है। कोलिनियर वेक्टर्स है ना। और देखो, साथ साथ में अब अगर आप जरा एक साइकिल बना लो, ठीक है, ये आपका एक साइकिल बन गया, और यहाँ पे आपका आई जे के, ठीक, तो क्या हो रहा है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के देगा आपको, और जे क्रॉस के आपको आई देगा, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे देगा। तो ठीक है, बेसिकली हम एक साइकिल पे मूव कर रहे हैं, आई से जे पे गए, जे से के पे आ गए, जे से के पे गए, दोनों का इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो उसके बाद आई पे आ गया, ऐसी के आई से आप जे पे आ रहे हैं, तो आप ये साइकिल क्लियर है। लेकिन अगर मैं साइकिल को पलट दूं तो क्या हो रहा होगा, तो उल्टा चलना शुरू करूं, अगर मैं के क्रॉस जे, अब उल्टा चल रहा हूं, साइकिल मेरा ऐसे चल रहा था, मैं उल्टा चल रहा हूं, तो अब क्या हो गया, के क्रॉस जे जो हो जाएगा, फिर वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर आप आई क्रॉस के कर रहे होंगे तो माइनस जे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना भाई। अब बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको कैसे हम देखेंगे। तो देखो, अगर आपके पास वेक्टर ए है और वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी जो है ऐसे डिफाइंड है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो अगर मुझे a क्रॉस b का अगर निकालना है तो वो होगा हमारे पास आई जे के, ये बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट है। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे आपका इसका एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जब भी अगर आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो ये तरीका सबसे क्विकर होता है। ठीक है, कैसे आया, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि हाँ ये ऐसे निकल आएगा। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए 2 3 0 एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, ये पी और क्यू वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। तो हमें अगर इन दोनों वेक्टर p और q के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिखना है
तो वो तो सीधा सीधा भी आपको बताया था कैसे लिखेंगे, हम अपना डिटर्मिनेंट की हेल्प से लिख लेंगे। तो वो हमारे पास हो जाएगा P क्रॉस Q इज इक्वल टू I J K, और यहां से आ जाएगा 1 2 3 P के कंपोनेंट और यहां से Q के कंपोनेंट, ये आ गए हमारे पास। अब इस तरह इसको सॉल्व कर लिया जाए तो I इंटू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 12 माइनस J 5 माइनस 9 प्लस K 4 माइनस 6, यानी कि ये हो गया -2i कैप और प्लस 4j कैप एंड -2k कैप, या फिर हम इसको सिंपली -2 4 -2 लिख लेते हैं। और अब ऐसी लाइन का इक्वेशन जो इस पॉइंट ए से पास कर रहा है और इसके पी क्रॉस क्यू के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे लिख पाएंगे, आर क्रॉस, अच्छा इन पी और क्यू के परपेंडिकुलर तो हमें ये मिल ही चुका है, तो हम कैसे लिख देंगे, सीधे सीधे 230 प्लस लैम्डा टाइम्स -2 4 -2, और हम चाहें तो यहां से -2 कॉमन भी ले सकते हैं और उसको लैम्डा में मर्ज हो जाएगा वो, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस 2 लैम्डा की जगह म्यू लिख दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा या -1 टू -1, माइनस भी कॉमन ले सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखना है तो फिर आप इसको माइनस भी कॉमन लेके उसको भी कांस्टेंट में मर्ज कर सकते हैं, वो तो आप बड़े आराम से हमेशा कर सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, लेट u इज इक्वल टू आई प्लस जे, v इज इक्वल टू आई माइनस जे एंड w इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। If n cap is a unit vector such that u dot n cap is equal to 0 and v dot n cap equal to 0, then magnitude of w dot n cap, ये हमें निकालना है। तो अब देखिए जी, हमें गिवन है u डॉट एन कैप इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब u एंड n कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हमें दिया हुआ है कि v डॉट n कैप वो भी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब v एंड n आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब हुआ क्या है कि u भी परपेंडिकुलर है n के साथ और v भी परपेंडिकुलर है n के साथ, तो इसका मतलब u और v के क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो n के साथ होगा, है ना, क्योंकि u एंड v का जो परपेंड से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो हमें वेक्टर मिलता है वो u और v के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि वो n होगा, लेकिन हमको n कैप चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, बाद में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें तो क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो n निकालें, तो वेक्टर n क्या होगा, तो वेक्टर n मिल जाएगा हमें u क्रॉस v से, ठीक है जी। तो इसको निकालें तो u क्रॉस v की i j k, और यहां से u और v हमें दे ही रखे हैं, तो 1 1 0 और v है 1 -1 और 0। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k से अगर हम सॉल्व कर लें तो बेसिकली हमारे पास अगर हम k से सॉल्व करेंगे तो k इंटू -1 -1, यानी कि -2k
हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एन कैप, ये तो एन वेक्टर हो गया, तो वेक्टर एन जो है वो -2k कैप है। तो एन कैप क्या होगा, यानी कि इस एन को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ऐसा, तो ये बन जाएगा -2k कैप ओवर 2, यानी कि एन कैप हो गया -k कैप। ठीक। अच्छा, आप v क्रॉस u भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है हमने u क्रॉस v किया, हम v क्रॉस u कर देते तो ये क्या हो जाए, जो k जो नेगेटिव आया ना, ये पॉजिटिव आ जा रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था आपको, है ना। तो अच्छा, अब देखें, अब हमें निकालना है w डॉट एन कैप। अच्छा, w हमें पता ही है क्या दे रखा है हमें, तो w डॉट एन कैप का मतलब हो गया k से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ सिर्फ k कंपोनेंट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -3k मिलेगा, बाकी तो सब कैंसिल, जीरो बन जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर हमें मॉड पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके जी, अब मान लीजिए एक आपके पास ट्राइंगल है और जिसकी साइड्स के जो वेक्टर्स हैं वो ऐसे दे रखे हैं, साइड्स के वेक्टर हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, और हमें ये पता है कि फिर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ फैक्टर सी। ऐसा हमने लिख लिया, इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर इनका वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 विद ए, ठीक है, अगर मैं ए के साथ ही इसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लेता हूं। अच्छा, जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको बस एक चीज जरूर से याद रखनी है, वो ये है कि या तो आप फ्रंट में ले जाके वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या फिर बैक में ले जाके। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह फ्रंट में किया एक जगह बैक में किया, मतलब मैं इसका इसका मतलब आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर्स हैं x, और लेट्स से आपका एक इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, ऐसे कुछ वेक्टर बना हुआ है, और आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो लेट्स से a के साथ। ठीक है, तो a क्रॉस x आपने किया तो इधर भी a क्रॉस y ही करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के इधर लिख दिया। ठीक है, वो आप समझ रहे हो, क्योंकि साइन का इशू फंस जाएगा आपको, तो ये चीज नहीं लिख सकते। तो या तो आप पहले लिखोगे ऐसे जैसे यहाँ पे दोनों तरफ पहले लिख दिए, या फिर आप फॉरवर्ड इसके एंड पे लिखोगे। ठीक है, तब आप कैसे करोगे, वाई क्रॉस, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एक ही साइड में जाके होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, या फ्रंट प्रोडक्ट या बैक प्रोडक्ट, ऐसे आप सोच के चलना बस। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो लेट्स से हम इसका बैक प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो भी क्या होगा इससे, इसको आपको क्या मिल रहा होगा, तो ये मिलेगा a क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस माइनस ऑफ b वेक्टर माइनस ऑफ c वेक्टर। अच्छा, a क्रॉस a एंगल हो गया 0, यानी कि ये हो गया 0, इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b माइनस ऑफ a क्रॉस c, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से a क्रॉस b को मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बनेगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस c, या फिर मैं इनके साइन चेंज कर देता हूं इधर से, तो क्या हो जाएगा, c क्रॉस a क्रॉस। ठीक है, तो ये साइन गायब हो गया क्योंकि आपने उनको पलट दिया वेक्टर्स को। अच्छा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए b इज इक्वल टू a की जगह b को यूज करता, मान लीजिए मैं ऐसे यूज करता वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर a और माइनस वेक्टर ऑफ c, तो वहां से फिर से मैं उसके साथ
क्रॉस प्रोडक्ट लेता बी के साथ, तो फिर मेरे पास क्या आ जाता, तो मैं क्या लिख रहा हूं, सिमिलरली वी कैन हैव, आप करके देखना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो ये आपके पास आ जाता। तो इसको बोल दिया 2 और इसको बोल दिया 3, तो यहां से एक कंडीशन मिल गई हमें, वो मिल गई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये बड़ी बढ़िया सी चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, या इसका मॉड जो होता है, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में साइन थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ये हम वेक्टर भी देख लेते हैं, ए और बी किस तरह से रहते थे। हमने देखा था कि ए और बी, और यहाँ पे जो था, चलो इसकी भी जरूरत नहीं, तो फिलहाल हम ऐसे ही सोच लेते हैं। ए क्रॉस बी जो था, इसको हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो कुछ ये ऐसा आ जाएगा आपके पास। ठीक। अच्छा, अब ये एंगल था थीटा, तो हमने यही देखा था। अब यहाँ पे देखो, ये अगर मैं यहाँ पे बना दूं, तो ये h होगा, इस पैरेललोग्राम के लिए हाइट होगी, और जो हाइट है, ये हमारे पास ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां से ये जो चीज लिखी हुई है, ये तो एच लिखा हुआ है, और ये वेक्टर ए लिखा हुआ है, यानी कि ये बेस है। ठीक है, और ये हाइट है, पैरेललोग्राम की बेस एंड हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब यहां पे एक ट्राइंगल हो, तो ट्राइंगल क्या होता है, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो इक्वल पार्ट ऑफ एरिया में डिवाइड कर देता है। ठीक, तो इसका मतलब द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं अब लिखना चाहूं तो मैं क्या से लिखूंगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद adjacent sides A and B vector will be half of A क्रॉस B। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हाफ ऑफ A क्रॉस B है, या फिर अब यहां से ऊपर से देखो, ये जो भी हमने देखा था A क्रॉस B हो जाएगा, या फिर B क्रॉस C हो जाएगा, या फिर हाफ ऑफ C क्रॉस A हो जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है, और एरिया पे काफी बार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देखो, अभी तो हमने जब एबीसी लिखा था, तो हमने ये देखा था ट्राइंगल में कि वेक्टर्स थे, साइड्स के वेक्टर्स थे ए बी और सी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि भाई आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हो वर्टेक्स के, ठीक है, तो कुछ ऐसे अगर आपको दे रखे हो, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हमें साइड के वेक्टर निकालने, तो साइड के वेक्टर तो हमारे पास क्या निकल आएंगे भाई, हमने तो जो फॉर्मूला निकाला था हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, वो साइड के वेक्टर थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो इससे हम साइड के वेक्टर निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स, तो ये सी माइनस बी हो जाएगा, और ऐसे ही तो ये इधर हो जाएगा, और ये वाला वेक्टर जो है वो कैसे हो जाएगा, ए माइनस बी। तो इस केस में एरिया क्या होगा, नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC will be half of A minus B vector into C माइनस B वैक्टर। ठीक है जी। तब अब ऐसा हो जाएगा, तो अब A माइनस बी इंटू सी माइनस बी, इसको देखें तो क्या होगा, हाफ ऑफ, तो पहले A का क्रॉस C के साथ A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C एंड प्लस B क्रॉस B, ये बना। अच्छा ये तो जीरो हो गया क्योंकि है ना, एंगल इनके बीच का हो गया जीरो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ A क्रॉस C और अच्छा ये नेगेटिव है ना, A क्रॉस B, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, A क्रॉस C ये पॉजिटिव है तो मैं इसको नेगेटिव साइन कॉमन लेके यहां पे लिख देता हूं C क्रॉस A। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ऑफ A क्रॉस B और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ऑफ B क्रॉस C। ठीक है। अच्छा माइनस साइन ले लूंगा कॉमन, तो ये मॉड के कारण वो माइनस साइन जो है गायब हो जाएगा, है ना, मॉड उसकी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो अब ये मेरे पास किसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ये हो गया C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, या मैं इसको और बेटर लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कब, जबकि इस ट्राइंगल एबीसी के जो वर्टेक्स हैं उसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो A B और C हैं। लेकिन पहले जो हमने निकाला था सीधे सीधे A क्रॉस B, तब क्या था, वो साइड्स के वेक्टर्स थे, वो ऑलरेडी साइड्स के वेक्टर आपको दे रखे थे, यहां पे हमें साइड के वेक्टर बेसिकली कैलकुलेट करने पड़े, तो इसलिए ये डिफरेंस आ गया। अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स लाई अलोंग वेक्टर्स d1 is equal to 2i plus 3j minus 6k and d2 is equal to 3i minus 4j minus k। तो ऐसे इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। अच्छा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होता है, हाफ ऑफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा ये निकालने के लिए आपके पास तरीका है ऑलरेडी, लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं कि जरा ये देखें कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है क्या, है ना, क्योंकि साइन थीटा है हमारे पास तो हम एंगल तो चेक कर ही सकते हैं ना, साइन थीटा का एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो जरा साइन थीटा चेक करो। अब साइन थीटा, तो अब जरा हम इस D1 और D2 के बीच का जरा एंगल देखें, है ना, और एंगल देखने के लिए हमारे पास क्या है, D1 डॉट D2 कर लो। अच्छा मैंने आपको बताया था ये डॉट करके जरूर देख लेना चाहिए, है ना, तो D1 डॉट D2 करूंगा मैं तो 2 × 3 प्लस 3 × -4 प्लस -6 × -1, तो ये हो गया 6 -12 प्लस 6, ये जीरो आ गया। अब D1 D2 जीरो आ गया, इसका मतलब थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री, राइट। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो यहां से अब हम इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ D1 D2 और साइन 90, जो कि हमें पता ही है कि 1 होता है, तो बस वैल्यू रख देते हैं। तो D1 की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं यहां से, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर,
और ऐसे D2 की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो दिस विल गिव अस 4 प्लस 9 प्लस 36 इंटू 9 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि हाफ इंटू 7 इंटू रूट 26, ये हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन दिया है आपको, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स a and b is 20, then the area of the triangle with the adjacent side determined by vector 2a plus 3b and a minus b is what। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्राइंगल का एरिया जो कि 20 है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया जिसकी एडजेसेंट साइड a एंड b हो, वो मैंने आपको बताया था हाफ ऑफ a क्रॉस b होता है, और ये हमको 20 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो है हमारे पास 40 आ गया। ठीक, तो ये हमें मिल गया। अब और देखते हैं, अब हमें निकालना है ऐसा ट्राइंगल जिसकी की साइड जो है ये और ये है, यानी कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3b और क्रॉस a माइनस b, ये हमारे पास आ गया जी। अब इसको किया जाए तो क्या होगा, हाफ ऑफ 2a इंटू ए, राइट। तो ये हो गया 2a क्रॉस ए, ये तो जीरो हो जाएगा, a क्रॉस ए मैंने आपको बता दिया कि ये जीरो होता है ना, इनके बीच का एंगल जीरो है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस और ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो 2a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस a एंड माइनस 3b क्रॉस b, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, सेम लॉजिक। तो अब आपके पास बचा माइनस ऑफ 2a क्रॉस b एंड प्लस ऑफ ये बचा, इसको मैं वापस से नेगेटिव करके 3 इंटू ए क्रॉस बी कर देता हूं, तो ये हो गया माइनस हाफ ऑफ, और ये माइनस 5 ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो अब अगर ये ऐसे हो गया तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको पता ही है, तो माइनस 5 इंटू 40, अच्छा मॉड से ये पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 20 हो जाएगा, हाफ से कैंसिल हो जाएगा 40, तो ये आ गया हमारे पास 100। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट करके मैं पिक करता चलूंगा, ठीक है। तो ये आपको ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के वर्टेक्स के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्टेक्स दिए हो तो आप पॉइंट माइनस पॉइंट करके साइड के वेक्टर लिखो, और फिर एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, तो फिर हाफ ऑफ ए क्रॉस बी से आपको उसका एरिया मिल जाता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब जरा हम तो c माइनस बी और a माइनस बी कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ का वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा -2 2 एंड 2, और इस वेक्टर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 से एक गया तो -1 और 3, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें
मिलेगा एक वेक्टर, तो एरिया उस क्रॉस प्रोडक्ट से, चलिए तो एरिया होगा हमारा, चलो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट ही कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। तो हमने वेक्टर निकाल लिए साइड्स के, तो साइड्स के वेक्टर निकाल लिए। अब आई जे के, और एक हो गया हमारे पास -2 2 2, और एक हो गया -1 और 3। ये आ गया। तो यहां से हमारे पास आएगा आई कैप, और यहां से आ गया 6 + 2 -j कैप, तो -6 + 2 + k कैप 2 + 2, that means 8 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap, ये आ गया। या फिर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 2I cap plus J cap plus K cap, या सिंपली 4 2 1 1। ये हमारा रिक्वायर्ड क्रॉस प्रोडक्ट आया। और इसका एरिया, एरिया क्या आएगा, ये तो हमने इन दोनों, तो एरिया क्या आएगा, तो मान लीजिए हमने इस वेक्टर को हमने ए बोल दिया था, और इस वाले वेक्टर को अगर हमने बी बोल दिया था, तो हमारे पास एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड। अच्छा, ए क्रॉस बी तो ये निकाल लिया हमने, ये वाला, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 4, और इसके बाद मॉड ऑफ 2I प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। तो ये 4 बाहर आ गया, तो ये 2 बचा, और यहां से इसका मॉड क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 4 6 2√6। ये हमारा आंसर आ गया इस ट्राइंगल का एरिया का। अच्छा, अब देखो, इसी एरिया को निकालने का एक अल्टरनेट तरीका ये हो सकता है कि हम भाई हेरोन्स फॉर्मूला लगा दें। तो ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, ये हम देख चुके थे। इससे हम अगर डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास बड़े आराम से आ जाएंगी। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल की अगर मैं डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मान लीजिए मैं अगर BC कैलकुलेट करता हूं, तो BC आ जाएगी मेरे पास 2 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर प्लस -1 - 1 स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 एंड +4, यानी कि √12। ठीक है, तो ये साइड हो गई √12, यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही आप AC और AB भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, AC आपका √11 आएगा, और ये भी आपका √11 आ जाएगा। तो एक्चुअली में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, या तो अब आप देखो तीनों साइड की लेंथ पता है तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अब चांस की बात यह है कि हमारे पास आइसोसेलेस आ ही गया है, तो व्हाई नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैं क्या करूं कि यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। तो एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो चलिए जी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि अगर मैं इसको M बोल दूं तो BM जो होगा वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ √12, राइट, हाफ ऑफ √12। √12 को हम सॉल्व कर सकते हैं, कर नहीं रहा हूं जानबूझ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो BM आ गया। ओके,
ये हाइट आ गई, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं हम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मुझे ये √12/2 मिल गया तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं अब। अच्छा, अब देखो √12 जो है ये है 2√3, राइट। तो 2√3 यानी कि ये √3 हो गया और ये भी √3 हो गया, ठीक है जी। अब अगर ये, चलो इसको √3 लिख लेते हैं ना, तो अब ये √3 हो गया, और आपको ये पता है √11 है, तो AM निकल आएगा हमारा, ठीक है जी। तो AM क्या हो जाएगा हमारा, √11² माइनस √3², यानी कि 11 माइनस 3 √8। तो ये हाइट आ गई √8। तो बस अब तो काम खत्म, हमारा एरिया आ गया हमारा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया हमारा 2√3 इंटू हाइट हो गया √8। तो ये हो गया हमारे पास 2√6। ये आपका एरिया, देखो यहां से भी यही है और यहां से भी यही है। अब जो आपको आसान लगे वो आपकी मर्जी। ओके जी, क्वेश्चन अभी भी वही है, वही ट्राइंगल है, वही उसके वर्टेक्स हैं। अब ये पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6, मैग्नीट्यूड √6 परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ये जो ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका की मैग्नीट्यूड √6 हो, वो आपको निकालना है। अच्छा, पहले तो ये सोचो इसके आंसर कितने होंगे। भाई मैंने आपको बताया था किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं ना, और उनकी डायरेक्ट में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो दो वेक्टर आपके निकलने चाहिए। तो अब आगे सोचते हैं कि क्या कर, तो अब हमें ये निकालना है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो अभी हमने एक वेक्टर निकाला था फर्स्ट पार्ट में, जो कि ये था, ठीक है जी। ये वेक्टर निकाला था, और ये वेक्टर हमने कैसे निकाला था, साइड माइनस साइड कर, पॉइंट माइनस पॉइंट करके, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये निकाला था। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला था, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर जो होगा इस ट्राइंगल का जो हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस ट्राइंग, तो यही हमारा वेक्टर है। तो अब अगर ये वेक्टर है तो इसका मैं पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लेता, तो हमारा वेक्टर क्या निकला हुआ था, 2 1 1, ठीक है। ये तो हमने ऊपर से निकाल लिया। इसको यूनिट वेक्टर, अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना हो तो मुझे इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2² प्लस 1² प्लस 1²। अब ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी बन गया, और उसका मैग्नीट्यूड √6 होना चाहिए था, तो √6 भी इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअली में ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली ये आ जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए। तो ये तो अभी हमने जब आइसोसेलेस प्रूव किया था, आइसोसेलेस से एरिया निकालने की कोशिश की थी ऊपर, तो ये वहीं से आ जाएगा, है ना। ये तो हमने निकाला ही था एक्चुअली में। तो ये हमारा आया था √8 आया था, है ना। तो यही इसका हमारा आंसर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम, इसका आंसर हमारा √8 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो एग्जाम ने, ये जो आपके पास ट्राइंगल है इसका हमने सर्कम रेडियस निकालना है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए बी सी इज इक्वल टू 4 × R × एरिया, ठीक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, ए बी सी की लेंथ हम निकाल ही चुके हैं ऊपर, एक की √12 थी बीसी की, और बाकी दोनों की, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो √11 और √11 था। तो वो वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। तो भाई 11
और 11√12 इज इक्वल टू 4 इंटू आर हमको ढूंढनी है, और एरिया हमने निकाल ही लिया था, हमारा एरिया था 2√6। बस इसको सॉल्व करके हम आर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा √11 इंटू √11, और सॉरी इसको तो 11 ही कर देते हैं बस अब। तो 11 इंटू √12 हो गया हमारा 2√3 एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2√6। ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो बस इसका आंसर आ गया 11√3/4√6 आपका आंसर।